आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सारे 9 प्लैनेट हैं राहु केतु मिला के, इसमें सूर्य को ही राजा क्यों कहा गया है और सूर्य एरीज राशि यानी मेष राशि में ही उचके क्यों होते हैं। उसी प्लैनेट जो सूर्य पे ग्रहण लगाता है, सूर्य उसी के नक्षत्र में उचका क्यों होता है। तो वो जो आपके पास आपके अंदर जो चिप लगी हुई है जिसके अंदर पिछले जन्मों का सारा डेटा स्टोर्ड है, आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, IT वालों की लैंग्वेज, तो वो जो स्टोरेज है उसके लिए उसके बाद अगला जन्म आया, वो स्टोरेज आपके पास नहीं है, वो इधर पीछे एक आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है राहु नाम का। अगर जन्म हुआ है तो पेंडिंग कर्मा है। अगर आप बुरे कर्म करके आएंगे तो अगली बार आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं कि ज़िंदगी में मेरे को किस किस एरिया में चैलेंजेस आ रहे हैं, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य देव जो 9 ग्रहों में राजा का पद रखते हैं, यानी जो सारे 9 प्लैनेट हैं राहु केतु मिला के, इसमें सूर्य को ही राजा क्यों कहा गया है और सूर्य एरीज राशि यानी मेष राशि में ही उचके क्यों होते हैं, जबकि इसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इस पर बात करने वाला हूँ। देखिए, ज्योतिष के स्टूडेंट के मन में ऐसे सवाल तो अक्सर आते ही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस भी मुझसे पूछते हैं, तो उनके सवाल होते हैं, सर एक बात बताइए, सूर्य को एरीज राशि में यानी मेष राशि में 10 डिग्री पर ही उचका क्यों बोला है, और अगर ऐसा ही है तो एरीज राशि में पहला नक्षत्र केतु का क्यों है, जबकि केतु ही सूर्य पर ग्रहण लगाता है। राहु और केतु ही सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं। उसी प्लैनेट जो सूर्य पे ग्रहण लगाता है, सूर्य उसी के नक्षत्र में उचका क्यों होता है। अब ये सवाल बड़ा ही कॉमन सवाल है, हो सकता है आपके मन में भी आता हो, तो इस बारे में बात करते हैं। दूसरी बात, अगर सूर्य राजा है तो एरीज राशि यानी मेष राशि जब शुरू हुई तो राजा से शुरू क्यों नहीं हुई, केतु से शुरू क्यों हुई। पहला नक्षत्र केतु का क्यों दिया, सूर्य का भी तो दे सकते थे, वही सूर्य का देते। फिर जैसे अपन ने वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 है, फिर राहु केतु दे देते। तो इन्होंने सीक्वेंसिंग ऐसे क्यों कर दी कि पहला नक्षत्र सूर्य का होता, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा मंगल का, चौथा ये, ऐसा सीक्वेंस चलता जाता। ये सारा चक्कर क्या है कि आपने शुरुआत करी केतु से, राशि आपने दी मंगल की पहली, नक्षत्र दिया केतु का पहला, सूर्य को किया इसका उचका उसी के नक्षत्र में जो ग्रहण लगाता है। तो ये झोलझाल चल क्या रहा है और ऐसा ही क्यों मनाया, बहुत बार सवाल मन में आते हैं। तो आप एक बात समझिए, अगर आप इसको डिटेलिंग करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि देखिए, केतु का कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। हमारे यहाँ बताया गया है कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से जन्म लेते रहते हैं। तो ये जन्म मान लीजिए कोई एक जन्म है, कोई एक जन्म है जिसने आपने कुछ कर्म किए, उसका स्टोरेज कहीं पर हो गया, उसके बाद अगला जन्म आया, वो स्टोरेज आपके पास नहीं है, वो इधर पीछे एक आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है राहु नाम का, वो आपको पिछले जन्म के कर्म याद नहीं आने देता। लेकिन जो आपसे काम करवा रहे हैं 9 प्लैनेट, वो उसी हार्ड डिस्क में जो आप खुद कैरी कर रहे हैं, या वो चिप जो आप कैरी कर रहे हैं, आजकल की लैंग्वेज में समझ लीजिए चिप होगी कोई, उसके अंदर आपके पिछले जन्मों के स्टोर्ड होंगे कर्म, जिसको आपके पास उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन ये 9 प्लैनेट के पास उसका एक्सेस है। वो उनमें से कभी भी खोल के देख लेते हैं, आप आगे क्या करना है इसके ज़िंदगी में, पिछले जन्मों का हिसाब किताब निकालो, आगे लगाओ और उसके हिसाब से रिजल्ट दे दो। हमें इसलिए पता पड़ता है कि हमारा ये जन्म अच्छा जा रहा है, खराब जा रहा है, कब पैसा आ रहा है, कब जा रहा है, कब हेल्थ खराब हो रही है, कब अच्छी हो रही है, बच्चे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती। तो वो जो आपके पास आपके अंदर जो चिप लगी हुई जिसके अंदर पिछले जन्मों का सारा डेटा स्टोर्ड है, आप ही की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, IT वालों की लैंग्वेज आजकल बहुत कॉमन होगी, हम सब इसी में समझते हैं, तो उसी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो वो जो स्टोरेज है उसके लिए राहु केतु का यूज़ होता है, प्राइमरीली केतु का यूज़ होता है, इसलिए पहला नक्षत्र केतु का है एरीज राशि में। एरीज राशि जिंदगी की शुरुआत, स्टार्ट मीन्स एरीज, उसमें पहला नक्षत्र केतु का। बोले पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेके आयो, वो जो गठरी है, वो आपकी वो जो चिप है, वो चिप आपके पास है, प्लैनेट उसको पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, यानी पहले पिछले जन्मों का हिसाब किताब, फिर अगला नक्षत्र एरीज राशि में आता है भरणी। भरणी नक्षत्र होता है प्राइवेट पार्ट फीमेल के, इसका मतलब आप मदर से जन्म हुआ तभी तो जन्म हुआ, पहले पिछले जन्मों का काम पेंडिंग कर्मा, उसके बाद आपका मदर का रोल आया, आपका जन्म हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, तीसरा नक्षत्र मिला सूर्य का नक्षत्र हुआ कृत्तिका। कृत्तिका का सिंबल क्या है, कट, चाकू, कैंची, कट। तो इसका मतलब पिछले जन्मों का हिसाब किताब हुआ, आपके जो जन्म का जो प्रोसेस है जो भरणी नक्षत्र से होता है वो हुआ। उसके बाद आपको माता से अलग किया गया, कट करके, नेवल को काट के अलग किया गया। और उसके इमीडिएटली बाद चौथा नक्षत्र मिलता है चंद्रमा का, जो होता है रोहिणी। और चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र का जो चंद्रमा है वो होता है, उसका चीज़ है मिल्क। यानी आपको पहले पिछले जन्मों का हिसाब किताब हुआ, फिर आपका वो प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ। उसके बाद आपको कट करके अलग किया गया और आपको एक पूरा इंडिपेंडेंट शरीर मिला, और वहीं से आपकी जन्म की शुरुआत हुई। इसका मतलब आपका जो जन्म हो रहा है उसका कनेक्शन आज से रिलेटेड नहीं है, उसकी पटकथा पिछले जन्मों से, आपके कर्मों से कनेक्ट होकर लिखी गई है। बोले ये बात भी समझ में आती है? तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सब आप ये बताओ, सूर्य 10 नंबर एरीज राशि में केतु के नक्षत्र में क्यों एग्जॉल्टेड है? सूर्य है आत्मा। जिंदगी की शुरुआत करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो चाहिए बॉडी, शरीर, और एक उस शरीर में चाहिए आत्मा। जिस शरीर में आत्मा का निवास ही नहीं है वो शरीर नहीं है, वो सिर्फ, वो लिविंग बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक शरीर है जो मृत अवस्था में पड़ा है। यानी वो काम नहीं कर रहा, वो किसी काम का नहीं है, उसका दाह संस्कार होगा, जो भी करना है वो होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी एग्जिस्टेंस कहाँ से आती है? आत्मा से। आत्मा का कंट्रोलर कौन है? सूर्य। सूर्य है, आत्मा से रिलेटेड है। बिना सूर्य के आत्मा शरीर में आ ही नहीं सकती। इसलिए आपने अगर गीता को ध्यान से पढ़ा हो, ये कभी सुना हो, तो उसमें श्री कृष्ण जी ने क्या बोला है कि सूर्य मेरा अंश है। तो परमात्मा और आत्मा, यानी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक हिस्सा है, और सूर्य भी उसका एक हिस्सा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आत्मा जन्म ही तब लेगी जब तक उसका पेंडिंग कर्मा बकाया है, तब जन्म होगा। अगर जन्म हुआ है तो पेंडिंग कर्मा है, इसलिए जन्म हुआ है। इसका मतलब, पेंडिंग कर्मा का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। आपने जन्म में अच्छे काम किए, इस जन्म में अच्छे काम किए, अगले जन्म में आपको प्लैनेट की पोजीशन ही ऐसे मिलेगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी तो मेरे को बहुत सारे राज हो गए, और वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। अगर आप बुरे कर्म करके आएंगे तो अगली बार आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं कि ज़िंदगी में मेरे को किस किस एरिया में चैलेंजेस आ रहे हैं, पिछले जन्म में उस एरिया से रिलेटेड आपने नेगेटिव काम किया, जिसका भुगतान या रीपे आपको अभी करना है इस जन्म में। यही सबके साथ है। इसका मतलब यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा डेफिनेटली है, बिना उसके जन्म संभव नहीं है। तो जन्म के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक तो आत्मा चाहिए और एक पेंडिंग कर्मा चाहिए, हिसाब किताब। समझ रहे आप? पूर्व जन्म, अधूरे कर्म, और सूर्य आत्मा, इसलिए सूर्य एरीज राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो आई एम श्योर आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा, सूर्य का एग्जॉल्टेशन केतु के नक्षत्र में क्यों होता है। ये वजह। अब ये बात मैं आज आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब सूर्यदेव एग्जॉल्टेड पोजीशन यानी एरीज राशि में जाने वाले हैं। सूर्य जब एरीज राशि में जाते हैं तो फुल पावर में आते हैं। जब जब सूर्य फुल पावर में आएगा, सबसे पहले गर्मी का मौसम आएगा। मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मन में सवाल भी आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो सब उल्टा होता है मौसम, हमारे यहाँ सूर्य गर्मी कर रहा है, वहाँ एंगल पे देखिए तो अर्थ पे वो उल्टे लटके हुए हैं, हम एक तरफ है, वो दूसरी तरफ है, उल्टे हैं, रिवर्स है। तो अगर हमारे यहाँ गर्मी होगी तो उनके यहाँ सर्दी होगी। वेदर कंडीशन ऐसा, अर्थ गोल है, स्क्वायर नहीं है, तो एक उल्टा चलेगा, रिवर्स होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो बाई चांस अगर मन में सवाल आए तो मैंने उसका जवाब पहले दे दिया। तो सूर्य जब पावर में आएंगे तो वो फुल पावर में जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि सूर्य आग का गोला है, धरती पर प्रकाश पड़ेगा, आग का वो रोशनी की पावर बढ़ती जाएगी और हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आता जाएगा। ये तो हमें सबको पता है। तो इसका मतलब ये 9 प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी को ही नहीं चला रहे, इस मौसम को भी चला रहे हैं। ये जो 9 प्लैनेट है ये सिर्फ हमारी लाइफ ही नहीं चला रहे, वेदर चला रहे, बारिश होगी नहीं होगी कैसे होगी अभी बात करते हैं। सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मौसम में, इसलिए सूर्य को 1 महीना एक राशि में रहने के लिए कहा गया है। कैसे? देखिए टोटल राशियाँ होती है 12, हर राशि के 30 डिग्री, टोटल घूम के आया 360 डिग्री। सूर्य इन 12 राशियों में महीने में एक बार घूमता रहता है। महीने एक राशि में जैसे रीज में जाएगा, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए टॉरस में, ऐसे करके पूरा एक साइकिल लगाता है। और ये साइकिल जब सन का कंप्लीट हो जाता है तो 1 साल कंप्लीट हो जाता है। जब जब सूर्य पावर में होता है तब गर्मी होती है,
जब सूर्य पावरलेस हो जाता है या कम हो जाता है तो सर्दियाँ आती हैं। तो दिवाली पे सूर्य 7 नंबर राशि में होता है, उसके बाद सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो देखिए पूरा एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। ये सिस्टम लाइफ का भी सिस्टम है। तो सूर्य का एरीज राशि में आना इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें, यहाँ से आप नोटिस करिएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा सूर्य 12 नंबर राशि में अभी चला, उससे पहले 11 में। तो स्थिति क्या रही? होली का त्यौहार आया। होली का त्यौहार क्या है? होली जलाते हैं, और वो महीना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि होलिका दहन एक्चुअली होलिका का दाह संस्कार था। प्रहलाद तो बच के बाहर आ गया था, होलिका का तो दाह संस्कार हुआ। एक्चुअली डेथ किसकी हुई थी? होलिका की। तो वो दाह संस्कार का पर्व है, इसलिए सूर्य उस वक्त खराब माने जाते हैं। इसलिए भी अगर आपको ध्यान हो तो 12 नंबर राशि में जब सूर्य रहते हैं तो कोई भी अच्छे काम, यानी जो जैसे शादी हो गया, भूमि पूजन हो गया, ये संस्कार नहीं किए जाते, मना होता है। और इसका रूल भी है, सूर्य जिस राशि में बैठेंगे उसमें उसको जला देंगे। और सूर्य बृहस्पति की राशि 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि दोनों, यानी सजिटेरियस और पाइसेस, यानी धनु और मीन राशि में। देखिए 15 अप्रॉक्सीमेटली देता हूँ, 15 दिसंबर से 14-15 दिसंबर से 14 जनवरी तक होते हैं धनु राशि में, 14-15 मार्च से 13-14 अप्रैल तक रहते हैं पाइसेस राशि में। तो इन राशियों में जब सूर्य होते हैं तो कोई बड़े स्पिरिचुअल अच्छे वाले काम, जैसे शादी हो गया और इस तरह के जो काम जो हमारे रिचुअल होते हैं, वो मना किए जाते हैं। सूर्य का एरीज राशि में जाना, यहाँ से सूर्य का पावर में आना और ये सारे रिचुअल की शुरुआत होना, ये माना गया है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करें तो उसके बाद पहला त्यौहार होली का नहीं होना चाहिए। ये उसका कारण है, क्योंकि अगर सूर्य जो इस पूरी पृथ्वी सब कुछ, सारे मौसम सब कुछ चला रहा है, अगर वो ही खराब हो रहा हो या वो ही अपने पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा हो, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी या कम आएगी जितनी आनी चाहिए। इसलिए सूर्य का एरीज राशि में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, हर साल होता है। और आजकल इसकी रिलेवेंस इसलिए जाके ज़्यादा बढ़ गई, ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है, कभी वॉर होता है, फिर कभी टेम्प्रेरी युद्ध विराम है, आगे पता नहीं चलेगा कि बंद होगा, ये सबके मन में यही तो ख्याल है। तो सूर्य का एरीज राशि में आना यानी सन को पावर मिलना। मैंने पहले एक वीडियो में बात करी थी, देखिएगा उस वीडियो को, जिसमें मैंने मंगल और शनि का जो योग है, जो पाइसेस राशि में अभी चल रहा है, जिसकी वजह से वॉर और ये जो बहुत इंटेंस हो गई थी, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप देखिएगा ज़रूर। उसे बड़े अच्छे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप देखिएगा, बड़ा रिलेवेंट है वो। अब सूर्य का वहाँ से बाहर निकलना, अपनी राशि में आना और ख़ुद को मजबूत करना, उसमें मैंने बात करी है कि सूर्य अमेरिका है और शनि ईरान है, क्योंकि दोनों का कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरीके से, पूरा मैंने डिटेलिंग बात करी, आप देखिएगा ज़रूर, मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अब यहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ समय चलना शुरू होगा सूर्य की वजह से। तो बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, स्टूडेंट से मुझसे पूछते हैं, सर ये यहाँ ही क्यों, चंद्रमा 2 नंबर राशि में ही एग्जॉल्टेड क्यों होता है, ठीक है, मंगल 10 में ही क्यों होता है, बुध 12 में ही नीच का क्यों होता है, 6 नंबर राशि में उच्च का क्यों होता है, तो शुक्र 12 नंबर में उच्च का, 6 नंबर में नीच का क्यों होता है। तो इस पर बहुत सारे लोगों के मन में थॉट्स रहते हैं। नॉर्मली ये लिखा गया किताबों में, ये होता है पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजी, कुछ ना कुछ थॉट तो होगा। तो इन प्लैनेट का किसी पर्टिकुलर राशि, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होना, चाहे उच्च का होना, चाहे नीच का होना, चाहे मार्गी होना, चाहे वक्री होना, चाहे कंबस्ट होना, सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं सारे प्लैनेट कवर करूँगा एक एक करके कि ये ऐसा ही क्यों होता है। जैसे सूर्य अगर उच्च का एरीज राशि में है तो उससे 7वां घर कौन सा हुआ? 7 नंबर राशि, यानी एक पॉइंट पे वो एग्जॉल्टेड है, तो उसके बैंग अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर ये नीच का है। और ये हर प्लैनेट पे आप देख लीजिएगा, अगर सूर्य एरीज में उच्च का है तो 7 नंबर राशि में नीच का है। 7 नंबर राशि किसकी है? शुक्र की है। क्यों नीच का होता है? क्योंकि शुक्र है रिलेशनशिप का और सूर्य है नेम, फेम, करियर, मान सम्मान। अगर आपको करियर में मान सम्मान चाहिए, करियर में फोकस चाहिए, आत्मा की संतुष्टि चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, सरकार से फ़ायदा चाहिए, तो आपको घर से निकल के काम पे जाना ही पड़ेगा। तो सूर्य क्या है? करियर, और शुक्र क्या है? रिलेशनशिप। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप काम पे जाएंगे तो रिलेशनशिप से दूर हटना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा, यानी आप घर से निकले और ऑफिस चले गए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप तब तक पॉज पे चल रहा है।
जब आप ऑफिस से निकले, घर आ गए, रिलेशनशिप इज ऑन या बाकी सारी एक्टिविटीज़ ऑन। तो सूर्य काम का देवता है, यानी ऑफिस वर्क का देवता है, और शुक्र भी काम का देवता है, लेकिन वो फिजिकल कनेक्टिविटी का देवता है, नेचुरल अट्रैक्शन का, मेल फीमेल के बीच में। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ ही चलते हैं। इसलिए सूर्य और शुक्र एक दूसरे के अपोजिट है, दुश्मन है। आपके करियर में सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिएगा, मेरा अभी अपने इसी चैनल पे 2 दिन पहले एक मैंने पूरा पॉडकास्ट करियर पे इस पर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आई थिंक 2 दिन पहले ही वो रिलीज़ हुआ है। आप देखिएगा कि उस पर मैंने उसको बारे में पूरी डिटेलिंग करी है कि वाई दीज प्लैनेट्स आर इम्पॉर्टेंट। करियर में सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो क्या है, इस पर मैंने डिटेल में बात करी है, तो देखिएगा ज़रूर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिएगा। आपके भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में डालना मत भूलिएगा। आप मेरी बात से कन्विंस्ड हैं तो वो लिखिए, कन्विंस्ड नहीं हैं, आपके पास अपने कोई विचार हैं तो वो डेफिनेटली डालिए। और समझते हैं कि हो सकता है आपके कुछ और सवाल हो जिसके लिए मैं उस सवाल बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े अच्छे हों, लगता हो कि जिस पे अपन और बात कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो और डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। नेचुरली एक ही चीज़ मेंटेन हो रही है, चाहे वो डिस्ट्रक्शन से हो रही है, चाहे वो क्रिएशन से हो रहा सिर्फ बैलेंस मेंटेन है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इस पर अपन कभी और बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।